बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 73 मुलाहिज़ा फरमाएं। नादिया की हालत भी पतली थी, लेकिन वो उफ़ किए बगैर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती चली जा रही थी। सतह मुर्तफ़ा की खुदरू झाड़ियाँ जगह जगह रास्ता रोक लेती थी। एक जगह उन्हें जंगली सूअर की मुख्तसर झलक नजर आई। फिर एक जगह बैला कुचैला सा खरगोश बड़ी फुर्ती से भागता हुआ उनके सामने से गुजर गया। जूं जूं वो आगे बढ़ रहे थे, बखरूती टीलों की बुलंदियों में इजाफा हो रहा था। करीबन 5 घंटे के सफर के बाद अचानक धूप गायब हो गई और बादल छा गए। एक सुरंगनुमा रास्ते से गुजरकर जब वो एक छोटी सी प्याला नुमा जगह पर पहुंचे तो दिन ही में गहरा अंधेरा महसूस होने लगा। यही जगह अगला डेरा कहलाती थी। संगरेजों से हटी हुई एक पहाड़ी के अंदर एक कुदरती खाल सा बन गया था। कुछ अर्सा पहले तक वादी सून में पनाह लेने वाले इश्तियारी डाकू और कातिल इस जगह को एक बहुत महफूज ठिकाना तस्वुर करते थे। यहाँ बारिश के पानी का एक कुदरती तालाब भी मौजूद था। इसके अलावा यहाँ से इर्द गिर्द के इलाके पर दूर तक नजर रखी जा सकती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जगह पहले की तरह महफूज ना रही। यहाँ 2-3 पुलिस मुकाबले भी हुए। इसके बाद यहाँ पनाह लेने वाले पनाह गज़ीं इस जगह को छोड़ गए और पोठवार की पुरिसरार गहराइयों में कहीं कुछ और आगे निकल गए। कमोबेश 3 दिन की मुसाफत पर यह दूसरी जगह रत्तू डेरा या सिर्फ डेरा कहलाती थी। मतरूका डेरे को अगला डेरा कहा जाता है। यह रत्तू डेरे से आबाद दुनिया की तरफ आते हुए अगला डेरा था। बहरहाल अभी यह डेरा पूरी तरह वैरान नहीं हुआ था। गाय बगाए पनाह गज़ीं इसे आबाद करते रहते थे जैसे ये आज आबाद हुआ था। रुस्तम ने तायराना नजरों से डेरे के अंदरूनी मंजिर का जायजा लिया। इसालनुमा गार की दीवारें नीम गोल संगरेजों से हटी हुई थी। इन्हें पंजाबी में गिये कहा जाता है। दीवारों की हालत से अंदाजा होता था कि बरसों तक यहाँ लोग क़याम करते रहे हैं। आग जलाए जाने की वजह से छत स्याह थी और खुर्दोनूश की निशानियां चिकनाई के धब्बों की सूरत में यहाँ मौजूद थी। दीवारों पर माशरे से भागे हुए दिल जलों ने मुख्तलिफ इशार और इबारतें लिख रखी थी। मार्कर वगैरह से बेढंगी तस्वीरें भी बनी हुई थी और गुमनाम फोन नंबर वगैरह लिखे गए थे। ये सब कुछ लिखने वाले ना जाने अब कहाँ थे। पुलिस मुकाबलों में मर चुके थे, फांसी पा चुके थे, जेलों में सड़ रहे थे, या फिर रुस्तम, गोहर, दिलावर वगैरह की तरह ताहाल आज़ाद थे और जिंदगी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम एक मुद्दत बाद इस जगह आया, फिर भी इसे हर चीज मानूस लग रही थी। दहाने पर गोलियों के निशान, तालाब के किनारे 2 गुमनाम डाकुओं की कब्रें, बारिश के पानी का बेदवी तालाब और वो बरजी नुमा बुरबुरी चट्टान जहां से तावान के लिए अगवा करके लाई जाने वाली एक गोजरी ने कूद कर खुदकशी की थी। इस चट्टान के साथ ही एक दूसरा टीला भी रुस्तम को कुछ याद आ रहा था। इस टीले को इर्द गिर्द निगाह रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जिन दिनों जाबर रुस्तम यहाँ आया करते थे और नादर काका नामी डकैत यहाँ का करता धरता था, एक निगरान खमा वक्त एक फौजी दूरबीन लेकर इस टीले पर बैठा रहता था। पोठोवार की छोटी छोटी स्याह अबाबीलें उसके सर पर चकराया करती थी कि सोच में खो गए लाले दी जान, देखो मौसम कितना रंगदार हो रहा है, कुछ खाओ पियो। नहीं गोरे, इस वक्त दिल कुछ नहीं कर रहा, मैडम साहबा से पूछ लो, गोरे ने कहा। रुस्तम के कुछ कहने से पहले नादिया ने नफी में सर हिला दिया। इसी दौरान ही अचानक जोर से बादल गरजा और मूसलाधार बारिश होने लगी। यूं लगा जैसे नीम तारीकी में आसमान से जमीन तक पानी की चादर सी तन गई है। बारिश की आवाज का इंसान के मिजाज से पुरिसरार ताल्लुक होता है। जूं जूं पानी की लय तेज होती है, दिलों के अंदर रक्स की सी कैफियत पैदा होने लगती है। बारिश के हंगामे ने जोर पकड़ा तो गोरे और उसके साथियों की तरंग में भी इजाफा हो गया। वो मौज मस्ती करना चाह रहे थे, मगर रुस्तम की मौजूदगी उन्हें मुअद्दब रहने पर मजबूर कर रही थी। मिलाकर गोरे ने अपने साथियों की सिफारिश करने वाले अंदाज में कहा, लाले दी जान, अपना मूड जरा ठीक कर ले, तेरी सूरत देखकर मेरे बंदों का खून खुश्क हो रहा है। मैंने किसी को मना नहीं किया है, जो जी चाहे करो, रुस्तम गंभीर लहजे में बोला। जो जी चाहे में तो बहुत कुछ आ जाता है लाले दी जान, फिलहाल तो ये लोग प्यासे हो रहे हैं, जरा होंठ तर करना चाहते होंगे तो कर लो होंठ तर, रुस्तम ने सपाट लहजे में कहा। इस तरह बात नहीं बनेगी, तेरी बड़ी दहशत है इन लोगों पर, तू थोड़ी सी नरमी दिखाएगा तो फिर इनकी जान में भी जान आ जाएगी। क्या करूं? गोरा थोड़ी देर तक तजरीबा कार नजरों से रुस्तम को देखता रहा, फिर अपने 6 साथियों में से एक से मुखातिब होकर बोला, ओ काठिया, या खचरे पर से उतार कर ला एक लाल परी। काठिए के काले चेहरे पर रौनक आ गई। अच्छा गोरा जी, उसने साथियों को सुनाने के लिए जोर से कहा और तेजी से खच्चरों की तरफ चला गया। बड़ी शताबी से उसने खच्चर पर से कुछ सामान नीचे उतारा और नीचे से एक इंडियन शराब की बोतल लेकर भागम भाग गोरा के पास आ गया। काठिया की एक आंख का फोकस गुजरांवाला पुलिस की बेरहमाना मारपीट की वजह से खराब हो चुका था। गोरा ने बोतल की सील तोड़ी, 2 गिलासों में थोड़ी थोड़ी शराब डालकर उसमें पानी मिलाया, फिर एक गिलास रुस्तम की तरफ बढ़ाते उसने बारिश पर एक नजर डाली और आंखें बंद करके बोला, चल लाले दी जान, एक इस घरवाली के नाम जो हम जैसे डाकुओं की जिंदगी में कभी नहीं आती, कभी नहीं। उसने गिलास जबरदस्ती रुस्तम के हाथ में थमा दिया। आज बहुत अरसे बाद रुस्तम ने गिलास थामा था
जब से बीबी उसकी जिंदगी में आई थी, इस बदबूदार शय से कराहियत महसूस होने लगी थी और इसी जैसी बहुत सी दूसरी एशिया भी इसकी जिंदगी से निकल गई थी। लेकिन अब पता नहीं दिल के मौसम में कैसी तब्दीलियां आई थी, कैसे तूफानी झक्कड़ चले थे, जिस्म और रूह में सब कुछ तय व बाला हो गया था। किसी वक्त तो इसे यूं महसूस होने लगता था जैसे कुछ बदला ही नहीं था। वो सब जागती आंखों का ख्वाब था जो देखते ही देखते टूट गया है। वो कितनी देर तक शदीद कश मुकश में रहा, आंसुओं के एक आबशार से इसके हल्क के अंदर गिरता रहा। बीबी के लिए क्या कुछ छोड़ा था और ये सब कुछ छोड़कर दिल में कैसी कैसी आंखें पानी थी। इसे लगा जैसे बीबी इसे देख रही है, भीगी आंखों के साथ कह रही है, तुमने तो एक रात जनाब के किनारे बड़ा ऊंचा दावा किया था, इतनी जल्दी हार गए? बस इतनी ही हिम्मत थी? हाँ बीबी जी, इतनी ही हिम्मत थी। अपने लिए 100 बार भी मौत कबूल है, आपके पाँव में कांटे की चुभन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस इतनी ही हिम्मत थी। इसने तस्वुर में जवाब दिया। उसके साथ ही बदबूदार स्याल इसके ऊँटों से लगा और हल्क से नीचे उतरता चला गया। ओए खुश कर दिया लाले दी जान, गोरे ने नारा लगाया और एक ही सांस में सारा बैग चढ़ा गया। रुस्तम ने दीवार से टेक लगाकर खुद को दीम दराज किया और अपनी चादर सर तक तान ली। इसके यूं ओझल होने के थोड़ी देर बाद महफिल रंग पर आ गई। बारिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। अभी सूरज डूबने में बहुत देर थी मगर अंधेरा छाया महसूस होता था। गोरे ने ऊपर तले कई जाम चढ़ाए और तरंग में आ गया। उसके साथियों में से 2-3 बस्सी में आ गए और उठकर रक्स करने लगे। खास तौर से दिलावर बड़े मूड में था। उसने आंख लगाई, उस्ताद जी, वही बारिश वाला उस्ताद जी। यानी गोरे को भी ये तजवीज़ पसंद आई। वो झूमते हुए उठा और रकासा चांदी को पुकार कर कहने लगा, ओए लाले दी जान चांदी, देख ले, मौसम भी तेरे गाने जैसा हो गया है, अब तू जरा नच के दिखाई दे। हाँ हाँ अब तो दिखाई दे। 2-3 आवाजों ने गोरे का साथ दिया। दिलावर दौड़कर गया और दूसरे खच्चर के सामान को उलट पलट करके उसमें से हारमोनियम निकाल लिया। उसकी देखा देखी दूसरे अफराद भी साथ वगैरह निकाल लाए। इसी दौरान में गोरे ने चांदी को कायल कर लिया कि वो बारिश का गाना बारिश ही में गाएगी। थोड़ी देर बाद जंगल में मंगल का सा समा नजर आने लगा। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, छोटे छोटे तेज रफ्तार नालों का शोर था। बारिश की बौछार के अंदर चांदी बारिश का गाना गा रही थी। फिर दिलावर मस्त होकर खूह में से निकल आया और चांदी के साथ साथ रक्स करने लगा। बाकी सब खूह के अंदर थे और तालियां बजा रहे थे, आवाजें कस रहे थे। अजीब अफसानवी सा मंदिर था। आ जाओ तुम सब भी आ जाओ, दिलावर ने हाँक लगाई। उसके 2-3 साथी और भी इस जश्न बरसात में शरीक हो गए। तबले की थाप पर थिरकने लगे, बचलने लगे। किसी ने अलाव जला दिया, कोई मारखोर के गोश्त के खुश टुकड़े ले आया और चबाने लगा। शराब काम दिखा रही थी। हंगामा बढ़ रहा था। फिर यूं हुआ कि गोरा खुद भी बाहर निकल गया और साथियों के साथ मूसलाधार बारिश में भीगने और नाचने लगा। वो सबसे लंबा तड़ंगा था और नाचते हुए देवों की तरह लगता था। किसी ने टप्पे की तर्ज पर तान लगाई, नी तू कन्नी कांटे पाए हुए नी, साढ़े नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए नी। अब 3 साजिंदों के अलावा सिर्फ रुस्तम और नादिया ही खूह के अंदर रह गए थे। रुस्तम ने कनकियों से देखा शायद नादिया पर भी ये सुहाना मौसम और मस्सी भरा माहौल थोड़ा बहुत असरअंदाज हो रहा था। वो दिलचस्पी से नाचते गाते मर्दुजन को देख रही थी। होठवार के वैरान नशीबो फराज का ये नया मंजिरनामा इसके लिए भी अनोखा था। गोरे ने नशे में डूबी हुई आवाज में कहा, मैडम जी आप भी आ जाएं, जरा भीग कर देखें, मजा ना आए तो पैसे वापस। फिर शायद गोरे ने ही चांदी को इशारा किया था। वो नाचती नाचती आई और बड़ी अदा से नादिया का हाथ पकड़ दिया। वही से भी अपने साथ आने और नाचने की दावत दे रही थी। नादिया इनकार करती रही मगर चांदी और दीगर अफराद का मस्ती भरा इसरार बढ़ता जा रहा था। आखिर वो रुस्तम की तरफ तिरछी नजरों से देखकर बोली, पता नहीं मेरा नाचना बादशाह सलामत को अच्छा लगेगा या नहीं। कौन बादशाह सलामत? चांदी ने हैरानी से पूछा। यहाँ पास ही तो बैठा है, नादिया ने कहा। चांदी ने नादिया की निगाहों का रुख देखकर जान लिया कि वो किसी बादशाह कह रही है। मुस्कुराते हुए बोली, वो बादशाह हैं तो फिर आप मलका हुई। इतने प्यारे मौसम में आप अपनी मर्जी चला सकती हैं। मैं मलका नहीं कनीज हूँ, वो रुस्तम को सुनाने के लिए कदरे बुलंद आवाज में बोली। रुस्तम बेहरकत बैठा रहा। नाचने गाने वाली टोली का इसरार और जोश बढ़ता जा रहा था। गोरे के इशारे पर चांदी ने जैसे खींचकर नादिया को उठा लिया। नादिया कुछ देर तो पसो पेश से काम लेती रही, अपने सर की चोट का बहाना बनाती रही। फिर चांदी के साथ महवे रक्स हो गई। नादिया के पांव हरकत में आए तो बस टोली का जोशो खरोश और बढ़ गया। साजो न्यांग बदला, तबले पर जोरदार थाप पड़ने लगी। हारमोनियम कोमल सुरों से ऊंचे सुरों पर आ गया। हाय हाय ये मजबूरी है, ये मौसम और ये दूरी है, तेरी 2 टकियां दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। गोरा, दिलावर, काठी और दीगर अफराद नाचने के दौरान में शराब खाना खराब के घूंट भी भर रहे थे। रुस्तम की निगाह नादिया पर पड़ी। इसका जिस्म आम मौसम में भी क्यामत था। आज जो आसमान से छाजों पानी बरस रहा था और बिजली जैसे कड़क कड़क कर टीलों की स्याही बायल चोटियों को छूना चाहती थी।
वो धीमे अंदाज में लेकिन पेशा वाराना महारत के साथ नाच रही थी। उसके रक्स के सामने दीगर रकासाओं का रक्स बानित पड़ गया था। फिर वो नाचते नाचते खूह के अंदर आ गई। बड़े वालियाना अंदाज में रुस्तम के इर्द गिर्द नाचने लगी, जैसे वो रुस्तम को शमा और खुद को परवाना समझ रही हो। इसके तोबा शिकन जिस्म में एक खामोश और मुअद्दब दावत थी। इसके बालों से उड़ने वाले छींटे रुस्तम की चादर पर गिर रहे थे। इसी दौरान में बदमश गोरे ने चांदी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे उठाए उठाए रक्स करने लगा। शराब मौसम और शबाब मिलकर सह आदशा हो गई और उसकी आग जिस्मों में फैलती जा रही थी। गोरा चांदी को उठाए उठाए खूह के अंदर आया और उसे तारीक तरीन गोशे में ले गया, लेकिन ये तारीक तरीन गोशा भी इतना तारीक हरगिज नहीं था कि उन्हें दूसरों की निगाहों से छुपाया जा सकता। गोरे की इरादे वादे होने लगे तो नादिया ने रक्स रोक दिया। दीगर रकासाएं और साजिंदे भी बेचैन नजर आने लगे। रुस्तम ये सारी सूरत नाखुशगवार एहसास के साथ देख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और गोरे को आवाज देकर बोला, मेरी बात सुनो गोरे। रुस्तम की दूसरी आवाज गोरे के कानों तक पहुंच पाई। उसने चांदी को गोद से उतारा और रुस्तम की तरफ पलटा। क्या बात है लाले दी जान? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। ये सब ठीक नहीं है, रुस्तम ने गंभीर लहजे में कहा। ओए मेरे जिगर दे टुकड़े, ये टैक्सी है, इसका मीटर है, ये औरत है। रुस्तम ने तेजी से उसकी बात काटी। और जो दूसरे जान नजर आ रहे हैं वो भी टैक्सियां और रिक्शे नहीं है, बंदे हैं। तो फिर क्या करूं मेरे जिगर? उसने शराबियों की तरह हाथ निचाया। ये रंग रलियां किसी और वक्त के लिए छोड़ दो, ये मौका ठीक नहीं है। गोरे के माथे पर नागवारी की शिकन नजर आई, लेकिन फिर वो संभल गया। हाथ लहरा कर बोला, ओए लाले दी जान, तेरे लिए तो हम दुनिया छोड़ सकते हैं, तू रंग रलियों की बात कर रहा है? फिर वो जोर से आवाज देकर बोला, और रंग रली आ जा वापस, आ जा शाबाश। चांदी अपना लिबास दुरुस्त करती हुई वापस साजिंदों के पास जा बैठी। वो खुद भी हल्के से नशे में थी या फिर शायद मौसम ही का खुमार था। गोरा अपने होंठ रुस्तम के कान के करीब करते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ जिगर, जिंदगी जो है ना शहद के छत्ते की तरह है। बगियों को दाएं बाएं करके जितना शहद निचोड़ा जा सके निचोड़ लेना चाहिए। और फिर हम कौन से जिंदा लोग हैं? दादर काका कहा करते थे, हम तो इन मुर्गियों की तरह हैं जिनकी गर्दन कानून की छुरी ने काट कर अलहदा कर दी हो। वो फिर भी इधर उधर फुदकती फिर रही हो। कितनी देर फुदक लेंगे? 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने, या फिर 1-2 साल? आखिर तो शां शां करती गोलियां ही होनी है या फांसी का रस्सा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू जहां चाहे नंगा होकर नाचने लगे। गोरे ने एक बहका हुआ कैका लगाया और छोटी बोतल से एक बड़ा घूंट भरते हुए बोला, तू इसे एक पते की बात कहूं लाले दी जान? रुस्तम सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वो बोला, अगर तेरे दिल में कोई इश्क विश्क की बात अब भी है ना तो उसे खल्लास कर दे, बिल्कुल खल्लास। क्या मतलब? रुस्तम की तेवरी चढ़ गई। मैं काफी कुछ जानता हूँ लाले दी जान, बाहर की सारी खबरें खमसी ओजल तो नहीं होती ना। मेरे पास तो 1-2 अखबार भी पड़े हैं जिनमें तेरा और तेरी माशूक का जिक्र है। गोरे में फजूल बातें नहीं सुनना चाहता। रुस्तम के लहजे में मदम धार थी। गोरा उसके लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा, वो छोटी नाची देख रहे हो ना जो बाल निचोड़ रही है, उसका नाम शबाना है, गुजरात की है। वही सोनी मेईवाल वाला पिंड। 2 साल पहले उसको भी किसी मेईवाल से इश्क हो गया था, बल्कि यूं कहो इश्क चढ़ गया था। बस वही हुआ जो होता है। उस पर शराफत का भूत सवार हो गया। कहने लगी, घर बसाऊंगी, मेरा मियाँ कलर की करेगा, मैं उसके लिए आलू मटर पकाऊंगी और उसके बच्चों को दूध पिलाऊंगी, यूं कमीज ऊंची करके। गोरे ने बाकायदा अपनी कमीज ऊंची करके स्टाइल बनाने की कोशिश की। फिर नशे में सर झटक कर बोला, लेकिन क्या हुआ? वही जो पहले पाकिस्तान और इंडिया की 700-800 फिल्मों में हो चुका है। माँ और नानी के बहुत मना करने के बावजूद भी उसने शादी रचाई और कंजर खाने से चली गई। तवाइफ कंजर खाने को छोड़ती है, लेकिन कंजर खाना तो उसे नहीं छोड़ता ना। ये बस 1 साल ही शरीफों में रही, फिर शोर की तरफ से मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। मार उसे ही नहीं पड़ती थी, उसके बच्चे को भी पड़ती थी जो अभी पेट में था। पिछली छोटी ईद को बच्चा जाया करा के और चेहरे पर बहुत से नील लेकर अपने कंजर खाने में वापस आ गई। अब ये फिर यहाँ खज्जल हो रही है, पैसे की खातिर नाचेगी, सब कुछ करेगी। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हो? रुस्तम ने कड़े लहजे में कहा, इसलिए जिगर के हमारी और इन तवाइफों की कहानी एक जैसी होती है। हमें भी कोई बीबी मिल जाती है, उसके चक्कर में आकर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने संगी साथियों को रब राखा कह देते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने की कस्में वादे कर लेते हैं। लेकिन ये बीबियां तो फिर बीबियां ही होती हैं जिगर। वो ज्यादा देर तक डाकुओं के साथ नहीं चल सकती। वो किनारा कर लेती हैं, दुत्कार देती हैं या फिर मरवा देती हैं। शराफत आबाद में जिस तरह तवाइफों के लिए जगह नहीं होती, इसी तरह डाकुओं के लिए भी नहीं होती। दोनों को अपने अपने कंजर खाने में वापस ही आना पड़ता है। रुस्तम साकत था, इसकी आंखों में अंगारे से दहक रहे थे। गोरा रुस्तम की कैफियत से बेखबर अपनी तरंग में बोलता चला जा रहा था। हाँ, ये बीबियां ऐसी होती हैं, और तेरी बीबी तो कुछ ज्यादा ही शराफत की मारी हुई थी। वो तुझे लटकाती रही, भटकाती रही और साथ साथ फायदे भी उठाती रही। जब साथ देने का वक्त आया
तो कमजात खोती की तरह 2 लत्ती झाड़ दी उसने। अब देख लेना, कुछ ही देर बाद वो किसी चौधरी, चीमे, राजपूत, मलक या टुआने के साथ ब्याह रचाएगी और हंस हंस कर आलू मटर पकाएगी। अचानक जैसे बिजली सी चमक गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ और मखबूर गोरे को तो बिल्कुल ही नहीं चला। देखने वालों ने बस यही देखा कि रुस्तम के हाथ गोरे के गिरेबान पर आए। फिर बेपनाह तैश और रफ्तार से गोरे को धकेलता हुआ वो संगी दीवार से टकराया। गोरे के मुंह से कर्मनाक चीख निकल गई।